नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 8वीं वालों के लिए हम लेकर आ चुके हैं हिंदी विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा जो है उसका टाइम टेबल आ चुका है और हमने अर्धवार्षिक परीक्षा का जो टाइम टेबल है वो हमारे चैनल पर भी डाल रखा है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। आज आपको हिंदी विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर दोनों में बताने वाला हूं कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सभी स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा है, सब अपडेट हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले हमारे क्वेश्चन से। देखिए, सबसे पहले निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची से जोड़ी बनानी है। निशा, तो निशा के आगे आपको याद रखना निशा क्या आएगा? रात। वीणा वादनी, तो वीणा वादनी क्या आएगा? सरस्वती। पक्षी, तो पक्षी क्या आएगा? विहग। इसके बाद में सुधा, सुधा क्या आएगा? अमृत। और सरोज, सरोज क्या आएगा? कमल। तो ये आपके पर्यायवाची हो जाएंगे। इसके बाद में सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है आपका, हृदय भर आना मुहावरे का अर्थ है। आपके ऑप्शन है प्यास बुझना, दुखी होना या खुशी होना। तो हृदय भर आने का होगा दुखी होना, दुखी होना। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका संबंध राजस्थान से है? सूर, तुलसी या मीरा। तो मीराबाई का संबंध राजस्थान से है, आप ध्यान रखेंगे। और ये भक्ति के पद नामक पाठ से ये प्रश्न लिया गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न, श्रुति ईमानदार है और प्रतिभाशाली भी है, ये वाक्य है। तो ये वाक्य कैसा है? तो आपको बताना है संयुक्त वाक्य है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देखने को मिलेंगे और सही से आप याद करेंगे। जहाज का पंछी शब्द कवि की कविता में प्रयुक्त हुआ है। किस कविता में? तो सूरदास की, सूरदास। तो खाली स्थान में आप सूरदास लिखेंगे। आधी ताकत खींच लेने की शक्ति का वरदान राजा को प्राप्त था, किसे? तो बाली को। ठीक है, आप क्या लिखेंगे इसमें? बाली को। छंद दो प्रकार के हैं, एक तो है वर्णिक और दूसरा है मात्रिक। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? मात्रिक। ठीक है, और दूसरा है वर्णिक छंद। तो इस प्रकार से छंद दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर आपको उपसर्ग बताए हैं। निम्नलिखित शब्द उपसर्ग जुड़कर बने हैं, इन शब्दों के उपसर्ग अलग कर तालिका में लिखना है। मतलब आपको उपसर्ग बताना है। देखिए, प्रतिक्षण का उपसर्ग बताना है, पराजय का, अभिशाप का, अनुगमन का और विज्ञान का। चलिए उत्तर देखते हैं सभी के। तो यहाँ पर प्रतिक्षण में प्रति उपसर्ग है, पराजय में परा उपसर्ग है, अभिशाप में अभि उपसर्ग है और अनुगमन में अनु उपसर्ग है। उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में लगते हैं और उसके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, ऐसे आप ध्यान देंगे। और इसके अलावा विज्ञान में वि उपसर्ग है। अब हम अति लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे, किस बात के मान लेने से हमारी शक्ति आधी हो जाती है? तो इसमें आपको याद रखना है, विरोधी के बल और अपने बल को तोले बिना उसे शक्तिशाली मान लेने से हमारी शक्ति आधी हो जाती है। और इसके बाद में आपका प्रश्न है, उपमा अलंकार में कौन कौन से चार अंग होते हैं? तो उपमा अलंकार के चार अंग इस प्रकार हैं। एक तो उपमेय, जिसे प्रस्तुत बोला जाता है। एक है उपमान, जिसको अप्रस्तुत बोला जाता है। एक है साधारण धर्म और एक है वाचक शब्द, वाचक शब्द। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये उपमा अलंकार के चार अंग हैं। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अपराजिता महिला का नाम क्या है? अपराजिता पाठ के आधार पर लिखिए। तो अपराजिता महिला का नाम डॉक्टर चंद्रा है, डॉक्टर चंद्रा आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपका लघुत्तरी प्रश्न आता है, कवि वीणा वादनी से किस प्रकार का झरना बहाने के लिए आग्रह कर रहा है? तो उत्तर में आपको बताना है, कवि वीणा वादनी से ज्योतिर्मय निर्झर झरना बहाने का आग्रह कर रहा है। कलुष भेद से कवि का क्या आशय है? तो उत्तर में आपको बताना है, कलुष भेद से कवि का आशय
मन के विकारों को दूर अर्थात नष्ट करने से है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए लेखक ने कौन सा सूत्र बताया है। तो आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए लेखक ने सूत्र बताया कि हम दुविधा से ऊपर उठें, अर्थात दुविधा को नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इससे एकाग्रता नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से हम अपने मन में आत्मविश्वास बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको बताना है उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर को समझने के लिए इनकी परिभाषाओं को हमें ध्यान से पढ़ना होगा। सबसे पहले उपसर्ग की परिभाषा, जो शब्दांश या ध्वनि किसी सार्थक शब्द के शुरू में जुड़कर इसके अर्थ में बदलाव कर दे उन्हें उपसर्ग कहते हैं, जैसे प्रा, परा, अप, सम आदि। ये उपसर्ग की परिभाषा है। और प्रत्यय, प्रत्यय की परिभाषा क्या है। प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे सार्थक शब्दों के अंत में जुड़कर नयापन या भिन्न अर्थ की उत्पत्ति करता है, वह प्रत्यय कहलाता है। योग के बाद एक जोड़े पर जाने पर यौगिक शब्द बनता है। इसका मतलब यह है कि जो प्रत्यय है ये शब्दों के पीछे लगते हैं, शब्दों के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं, तो यहाँ पर प्रत्यय वो कहलाएंगे। अब यहाँ आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर उत्तर दीजिए। नव गति नव ले ताल छंद नव, नवल कंठ नव, जलद मंद रव। अब इसमें ये पूछा है उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, इसका भी मैं बताऊंगा। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। उपयुक्त पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि ना वर्ण की आवृत्ति इसमें बार बार हो रही है। देखो आप सभी, ये ना वर्ण की आवृत्ति इसमें बार बार हो रही है, तो जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है, तो ये उपर्युक्त जो पंक्तियाँ हैं वर दे नामक पाठ से ली गई है, ठीक है। और इसके अलावा आपको इसका नेक्स्ट प्रश्न देखना है, क्या है, कविता के कवि का नाम लिखिए। तो इस कविता के कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। देखो निराला जो है ये छायावाद के कवि हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऐसे आपको ध्यान रखना है, त्रिपाठी निराला। इसके बाद ताल छंद का क्या आशय है, तो प्यारे मित्रों ताल छंद का जो आशय है वो आपको यहाँ समझना है। देखो ताल छंद का आशय ये है कि कविता करने के लिए किसी भी ताल अथवा छंद की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। कविता तो सीधे हृदय से निकले भावों का उद्गार होती है, ताल और छंद का बंधन वहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज आपको बताए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा, जिसमें आपको और भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा। अभी एक क्वेश्चन और हम देखेंगे। देखिए रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। इस प्रकार से रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक शेयर करें क्लास 8th के स्टूडेंट के साथ।